हाँ दीदी पूछिए, आप पूछिए आपका प्रश्न, दीदी पूछिए आप, मैंने दीदी। कुसुम दीदी मुंबई से। हाँ कुसुम दीदी आप पूछिए। हाँ, वंदना भैया जी। हाँ। मेरा ये है कि ये जो अध्यवसाय है, ये इसकी धारा सब में जाती है, हाँ भी जाती है, इसका क्या रोल है? मतलब अध्यवसाय जो है, मतलब ये पहले अध्यवसाय क्या है, ये समझ लें अच्छी तरह से कि हम्म। मतलब जो आत्म प्रदेश में जो वाइब्रेशन होता है, तो उस हम्म। वाइब्रेशन की तरंगे निकलती है। वो तरंगे जो, क्योंकि उसके साथ आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं सारे, संश्लेष संबंध है उसके साथ में। और जैसा आपने पहले पूरा अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है अनुपचारित असद्बुद्ध व्यवहार नय के हिसाब से दोनों में संश्लेष संबंध है। तो आत्मा और कर्म के साथ संश्लेष संबंध है। तो आत्मा के अंदर जो परिस्पंदन हो रहा है, तो उस परिस्पंदन का वाइब्रेशन, जिसको रश्मियां कह दीजिए कुछ भी कह दीजिए, वो वाइब्रेशन है, उस कर्मों से पास होकर के बाहर आता है। तो जो कर्मों से बाहर निकल के आता है उसको बोलते हैं अध्यवसाय। अध्यवसाय, ठीक है ना। अब इस अध्यवसाय, ये अध्यवसाय है, ये अध्यवसाय तेजस शरीर के कांटेक्ट में आता है। कि तेजस शरीर से जो 5 प्रकार के हाँ। शरीर है, उसमें एक तेजस शरीर भी होता है। ठीक है हाँ। ना। तो तेजस शरीर के कांटेक्ट में आने के बाद में वो लेस्या के रूप में वो जो उससे संपर्क में आने के बाद में वो लेस्या का रूप धारण कर लेती है। तो एक धारा उसकी है, वो जो लेस्या के रूप में जाती है। और वो लेस्या जो है उसकी लेस्या बनती है। और ये लेस्या जो है फिर आकर के जो भाव ग्रंथियां हैं उसके ऊपर प्रभाव करती है। जैसे मैंने स्लाइड में दिखाया था आपको, ये देखो, ये यहाँ से ये कर्मण शरीर से आत्म प्रदेश निकल के ये अध्यवसाय बना। और ये तेजस शरीर से निकल के ये बाहर आया, और ये तेजस शरीर से निकल के ये लेस्या बनाई। अब ये लेस्या है, जो 6 प्रकार की लेस्या है, जैसे भाव होंगे आपके, जैसे आपके पर कर्म होंगे, उस हिसाब से लेस्या बनेगी। ये लेस्या बनी है, ये लेस्या आकर के फिर ये यहाँ पर ग्रंथियां, अपने ग्रंथियां होती सारी, जिससे स्राव निकलता है। तो इसको ये ग्रंथियां, यहाँ पर जो ग्रंथियों को इफेक्ट करता है। और इससे ग्रंथियों से फिर जो है वो स्राव निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं, उस हिसाब से आपके भाव बनते हैं। आपके जैसे कैसी लेस्या होगी वैसे भाव आपके बनेंगे। तो यहाँ मैंने लिख रखा है भाव, और ये ग्रंथियां। तो ये यहाँ से उस प्रकार के भाव होंगे। तो यहाँ पर मतलब ये कहना कि कर्मों का जो जैसा कर्म है, वो कर्म किस रूप में उदय में आ रहे हैं, इसका मतलब साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं अपन कि जो कर्म जैसे आपके उदय में आ रहे हैं, तो वो जैसे कर्म उदय में आएंगे वैसा भाव बना, और जैसा भाव बनाए उस प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे आपके। हार्मोन्स ये केमिकल है, ये प्रोटीन्स होता है एक्चुअल में। तो जैसा प्रोटीन बनेगा आपका, उस तरह से शरीर का सारी क्रियाएं काम करती है। तो सारे शरीर की जितनी भी क्रिया होती है वो विज्ञान के हिसाब से वैसे हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, उस हिसाब से सारे शरीर की क्रियाएं, सारे काम होते हैं। तो जिस जिस समय पे जैसे हार्मोन्स बनेंगे, शरीर की वैसी वैसी क्रियाएं होगी। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। समझ में ठीक आया है, कुसुम जी? हाँ ठीक है, ठीक है। अंजलि दीदी शाह चिंचवड। जय जिनेन्द्र सर। वंदना भैया। हाँ जी। हाँ, आपने कल बहुत ही अच्छा, बहुत अभ्यासपूर्ण रीति से साइंटिफिकली चित्त, आत्मा, मन के बारे में बताया। यह सब सुनकर मुझे लगा कि यह इतना तो सब कुछ हम नहीं जानते हैं सर, लेकिन सिर्फ जानते हैं तो मन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे पूछना यह है कि मन में जो भाव हो रहे हैं हम्म। वैसे कर्म हो जाते हैं, ऐसा हमें अब तक तो मालूम था। और हम्म। वैसे ही आगे जाके अध्यवसाय वगैरह कल आपने जो बताया, तो सबसे महत्वपूर्ण भाव ही है मन के। तो ये मानना ठीक है क्या? हाँ, भाव 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 के रोल तो भाव का ही है सब। और भाव कैसे बनते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से भाव बनेंगे। कर्मों का विपाक जैसे कर्मों का होगा, उस तरह से भाव बनेंगे आपके। तो भाव बन गए, तो वो भाव मैंने बताया ना, कि भाव जैसे जैसे उस प्रकार से वैसी लेशा बनेगी, और वैसे ही आपके भाव बनेंगे। तो भाव बिल्कुल सब कुछ जो कुछ काम होगा वो आपके भाव से होगा। तो हाँ। और जैसे भाव होंगे वैसे उस प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे आपके शरीर के। तो ऑल हाँ। डिपेंड्स ऑन द भाव, आपके फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स मतलब व्हाट आर योर फीलिंग्स, भाव क्या है, तो वो भाव के हाँ। ऊपर सारी चीजें, सारा जैन दर्शन पूरा भावों के ऊपर आधारित है। जैन दर्शन इंटायरली डिपेंड्स ऑन द भाव, फीलिंग्स के हाँ, ऊपर। ये बात है। तो भाव अच्छे है तो चित्त भी ठीक है, आत्मा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बाकी सब बस कुछ सारा ठीक सब। है। इसलिए अभी अध्यवसाय मैंने बताया ना, कि अध्यवसाय 2 तरह के होते हैं। एक प्रशस्त हाँ। अध्यवसाय और एक अप्रशस्त विद्या है। प्रशस्त विद्या है जो आपके पॉजिटिव है सारे सब कुछ, क्योंकि कर्म पुण्य रूप में भी है और पाप रूप में भी है।
तो जो हाँ अध्यावसायी पुण्य के रूप में भी निकल रहे हैं, पाप के रूप में भी निकल रहे हैं, तो दे वर्क हाँ अकॉर्डिंगली। जैसे आपके अध्यावसाय होंगे और अकॉर्डिंगली दे विल वर्क। वो पुण्य के रूप में है, पाप रूप में है, कि आपका कसाय प्रसन्न है, मंद कसाय है या तीव्र कसाय है, या आपकी हाँ लेशिया किस तरह की है, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, कि कृष्ण लेशिया है कि नील लेशिया है कि कपोत लेशिया है कि शुभ लेशिया है कि अशुभ लेशिया है। इट ऑल डिपेंड्स हाँ। ऑन। यस, तो हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ऑल द टाइम्स अपने भाव जो अपने फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसी प्रकार से आपकी लेशा बनेगी और उसी प्रकार से आपके हार्मोन्स बनेंगे और आपकी क्रिया, शरीर की क्रिया भी उसी प्रकार से होगी सारी। ओके, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। जी, बोलिए। नमस्ते प्रोफेसर साहब। आपने जय कल जनेश, बहुत जय अच्छे से जय जनेश, बहुत अच्छे से जय जनेश, जय जनेश। बहुत अच्छे से आपने समझाया। मुझे एक एक दो प्रश्न आए हैं कि पारिणामिक भाव, ये आपने लिखा था कि आत्मा की अवस्था जो घाती कर्मों की सक्रियता से उत्पन्न होती है, हाँ हाँ। वो है भाव। हम्म। तो पांच भाव, उसमें आपने पांच भाव भी बताए, तो पारिणामिक भाव भी क्या घाती कर्मों की सक्रियता से नहीं होते हैं? नहीं, ये यहाँ वो वे अपने क्या भाव के करता हिसाब से है? दिया है, पर परिणामिक भाव ये इसको अलग रखा है अपने इसमें, यहाँ हाँ, परिणामिक को नहीं लेना इसमें। इसमें पारिणामिक नहीं है क्योंकि नहीं वहां नहीं, हाँ उपाधि नहीं वो ये लगती पांचों किसी भाव कर्मों बताए की। अपने, जैसे तत्व सूत्र में हाँ दूसरे दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में ये अपने हाँ सारेपन के भाव है ना, तो इसमें हाँ, ये औपचारिक को घाती भाव कर्म में निकट, हाँ। परिणामिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसमें। हाँ, इसमें पारिणामिक भाव नहीं, क्योंकि इसमें उपाधि से रहित होते हुए भाव। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं होगा, वो अपन हाँ। इस परिणामिक को तो अपन और जानते हैं कि जिसमें कर्मों का इफेक्ट नहीं है, वो भाव ही हम्म। परिणामिक भाव है। हाँ। और हाँ लेस्या के लिए के तेजस शरीर निमित्त है। हाँ, लेशिया में बिल्कुल तेजस शरीर का भूमिका है इसमें आपके। तो उससे ये अध्यक्ष विषय से तेजस शरीर के कांटेक्ट में आके फिर वो ये नहीं, लेशिया का रूप ये बनता है। भाव लेस्या के लिए कहेंगे या द्रव्य लेस्या के लिए अब कहेंगे? देखो इसमें क्या है कि जैसे तो अब ये भाव लेशा और द्रव लेशा, क्यों अपन लेशा के टॉपिक पे अभी जान ही रहे हैं, पर फिर भी मैं हाँ थोड़ा सा जितना मेरे को अल्प ज्ञान है वो बता देता हूँ मैं, कि द्रव लेशा है वो कलर से संबंध है इसका। हाँ हाँ। और भाव लेशा मतलब आपकी आपकी फीलिंग कैसी है उसके ऊपर। तो हम्म। द्रव्य का मतलब वो पुद्गल से आपके शरीर का रंग कैसा है, उस रंग से द्रव लेशा मतलब रंग से संबंध है, और जो भाव हाँ, लेशा है आपकी फीलिंग से संबंध है, उस तरह से है इसका। तो लेस्या दोनों के लिए नियमित बनेगी ये। हाँ, ये दोनों दोनों के लिए होगा उस तरह से, द्रवलेशा और भावलेशा उस तरह से। यहाँ पर अपन को उसके वो द्रवलेशा मतलब कलर से संबंध है इसका, और भावलेशा आपकी फीलिंग से संबंध है। तो भाव के लिए भी हम तेजस शरीर भी निमित्त बनेगा, ऐसा समझेगा फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बनेगा बिल्कुल डेफिनेटली। तेजस शरीर था तो तेजस शरीर मात्र ऐसा है कि तेजस शरीर तो मात्र तेज का है, जो हाँ आभा है उसके लिए निमित्त बनता है। हाँ, आभा तो वो जो आभा आपका जो ओरा बनता है ना, वो इस सब में हाँ इनकी भूमा जो आपकी ओरा बनता है बाहर, तो उसमें हाँ इनकी इसकी भूमिका बिल्कुल है आपको। अभी ये आजकल अब ये वैज्ञानिकों ने एक यंत्र का भी निर्माण किया है, कि जिससे हाँ आपकी आभा आपका ओरा किस तरह का है वो भी इसका पता लगता है। तो ये इसका बहुत बड़ी इसके ऊपर बड़ी सूक्ष्मता से अभी अनुसंधान चल रहा है, पर अभी डिसीजन इसका हुआ नहीं। ऐसे यंत्र का भी आविष्कार किया है अभी, कि जो कि आपके हम्म, आभा को पकड़ सके। तो वो उस चीज का भी हाँ चल रहा है कि आभा को यंत्र जो भी पकड़ता है वो द्रव्य को पकड़ता है, द्रव्य पुद्गल को पकड़ता है। क्यों यंत्र, हम्म, तो अब क्योंकि ये जो यंत्र है वो सारी पुद्गल को ही पकड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर अभी ये इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि आभा है जो बन रही है आपकी, आपका ओरा बन रहा है, वो मतलब वेदर इट इज ए पौद्गलिक, इट ये भौतिक है या अमूर्तिक है, किस तरह का है। तो इस तरह का अभी इसके ऊपर अनुसंधान का कार्य चल रहा है, काफी इसके ऊपर काफी लेख भी आए हैं, इसको देखा पढ़ा है मैंने, पर अभी कोई फाइनल कंक्लूजन इसका भी आया नहीं कुछ भी। तो भावों के लिए तेजस शरीर निमित्त बनता है, ऐसा अपने शास्त्र में कहीं ऐसा इसका कुछ आया है क्या ऐसा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा इस तरह से कोई, मैंने तेजस अच्छा, शरीर ये का। मात्रा भी ये चल रहा है इसलिए कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये तो मैंने एक एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मेरे को कहीं से मिल गया था, तो मैंने एक एक अनुमान से इस तरह को समझने के हिसाब से कि किस तरह से अध्यावसाय बनता है, हम्म। कैसे लक्ष्य बनती है, और ये किस तरह से जाके आपके स्थूल शरीर को, आपके बॉडी को, ये किस तरह से बॉडी को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके हार्मोन्स बनेंगे वैसे वैसे हाँ हाँ आपका शरीर काम वैसे ही करेगा। तो ये हाँ, स्थूल शरीर बिल्कुल। का मैंने बताया ना, स्थूल शरीर काम करेगा। वो जैसे आपके हम्म। भाव बनेंगे वैसे आपका ये बॉडी स्थूल शरीर वैसे काम करेगा। इस तरह से हाँ ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट में लिखा है, इसलिए दिस इज द हाँ डायग्राम हाँ। शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ द लेशिया चितवन मानिए, इस तरह से। और ये एक अपने मन और भाषा प्रवाहात्मक है। हाँ हाँ, द्रव्य मन की जब क्रियान्वय होती है तब कार्य करता है।
हाँ मन और भाषा प्रवाहात्मक है, यानी जब ये कार्य करेगा तब इसको रहेगा, अन्य ना नहीं रहेगा, ऐसा आपने कुछ कहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये है। हाँ, ये जब मन मैंने का ऐसा कार्य ऐसा होगा तो तब मन है, और हाँ, जब मन का कार्य नहीं तो मन नहीं है, भाषा का नहीं तो भाषा जब नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल जो परंतु अपन ने क्या है भी, मन, हाँ बहुत अच्छा मन बहुत। तो सदा ही रहता है ना, मन तो सदा ही बना रहेगा। तो मतलब ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये है कि हाँ ये मतलब ये है कि जिस वक्त आपका चिंतन मनन चल रहा है, हाँ हाँ। जिस वक्त चिंतन मनन चल रहा है उस वक्त आपका ये मन, द्रव्य मन उसका और भाव मन की क्रियाशीलता रहेगी। जिस तरह से भाषा, अपन भाषा को मैंने इसको इसलिए इसको जोड़ करके मैंने ये अपना विवेक से मैंने लिखा है इसके ऊपर। तो मतलब अपने चिंतन से लिखा है कि ये मतलब जिस तरह से भाषा है, अपन भाषा जिस वक्त जो भाषा की जो वर्गणाएं है, जिस वक्त अपन हम्म। बोलते हैं उसी वक्त काम कर रही है। अब जिस वक्त नहीं बोल रहे हैं उस वक्त भी भाषा की वर्गणा आपके काम नहीं कर रही है। या अरे जब उसकी कार्य करने की अपेक्षा है, पर वो बना तो रहेगा ही, सिर्फ हाँ, उसका कार्य 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 तब की होगा। अपेक्षा है, तो वही हाँ। वही मतलब है ना। तो वो कार्य उसी तरह से कार्य की अपेक्षा से ही बता रहे हैं कि वहां पर कार्य मतलब ये कि जिस हाँ वक्त हाँ। आपका चिंतन मनन चल रहा है उस वक्त वो इफेक्टिव है, और जिस वक्त चिंतन मनन नहीं चल रहा है उस वक्त वो इनइफेक्टिव है। जिसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, एक लघु रूप में, दूसरा उपयोग रूप में ये कह सकते हैं, चाहे तो अगर दूसरी भाषा में समझे तो अपन। इसको हम्म। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा बीच में। हाँ धवला जी हाँ ने हाँ। बहुत अच्छी तरीके से खोला। और कल जो बात आई थी कि ये दिगंबर मत और श्वेतांबर मत, इनफैक्ट वो श्वेतांबर मत नहीं है, वो दिगंबर मत, अगर हो सकता है श्वेतांबरों का भी, ये तो दिगंबरों का भी ये मत है आचार्यों का। धवला जी में क्लियरली आ गया है। जैसे हमें आचार्य वैराग्यनाथ महाराज ने भी बताया था कि जो हमारा द्रव्य मन है, वो द्रव्य मन तो अवस्थित और अनवस्थित दोनों तरीके से रहता है। एक टेम्पररी द्रव्य मन भी बन जाता है, जैसे कि अगर मान लो मुझे पाँव में खुजली हो रही है, तो पाँव में खुजली होते ही जो मेरा वहां पर जो उपयोग जा रहा है, और उस खुजली के निमित्त से जो हमारा मन का चिंतन हो रहा है, क्योंकि खुजली जो हो रही है वो ईचिंग हो रही है, और ईचिंग सेंस करके स्पर्श इंद्रिय से मुझे बता दिया, वो तो इंद्रिय उपयोग हो गया। किंतु उसके बाद में जो उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग जो मन के विचार के द्वारा जो हो गया था, तो वो भाव मन जो काम कर रहा है वो वहां के द्रव्य प्रदेश जो है, आत्म प्रदेश जो है, उसके द्वारा वहां पर द्रव्य मन बन जाता है। कब तक? जब तक वहां का उपयोग लगा है। तो द्रव्य मन मेरे पूरे शरीर में रहता है। कौन सा वाला? टेम्पररी वाला। तो प्रोफेसर साहब कल मेरा ये वाला पॉइंट था, हाँ हाँ। कि आपने जो अंत में जो कहा कि ये श्वेतांबरों का मत और दिगंबरों का मत है, दिगंबरों के मत के अनुसार तो ठीक है, वो तो हृदय के आकार से वहां पर हम्म, बना हुआ है, वो आठ पंखुड़ी वाला है, वो तो है ही है, परवर्ण जो मनोवर्गणा से बनता है। किंतु जो हाँ, टेम्पररी बन जाता है, और इसीलिए हम्म, उसको अनवस्थित भी कह दिया है। क्योंकि बिल्कुल अगर सही। हमेशा से हम लोग एक ही जगह पर उसको मान लेंगे तो वो अवस्थित हो जाएगा, अनवस्थित नहीं होगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपका धवलाकार उसको एनालिसिस अनवस्थित मान बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल एनालिसिस आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो ये इस बिल्कुल। तरीके से ये आगम के साथ बिल्कुल मेल खाता है वो चीज वहां। बिल्कुल मेल खाता है, बिल्कुल सर। बस इतना ही है कि जैसे रविंद्र जी ने बताया कि तेजस शरीर का कहीं पर भी आगम में लेश्या के साथ संबंध नहीं बताया है, और ना ही योग के साथ बना है, क्योंकि हाँ योग हाँ, जो है वो क्रिया है। और हम्म, जैसे मनोयोग बनता है, यहाँ पर मन की चर्चा चल रही है तो मनोयोग बनता है। तो उन्होंने कहीं पर भी लेश्या के साथ या योग के साथ तेजस शरीर की बात नहीं कही है। ठीक है पर जी। जैसा कि आपने कहा कि ऑरा, ऑरा को जो मेजरमेंट करने के लिए मशीन भी बनी है, और ऑरा भी होता है, और ऑरा आपकी लेश्या के अनुसार बदलता है। हम्म, लेशा का और ओरा का, जो भाव लेशा है वो और ओरा, इसका संबंध तो बता दिया। क्योंकि आपका ओरा जो शरीर का, अगर मान लो मैं क्रोधित हो गया हो तो मेरा ओरा बदलता है। ओरा बदलता है बिल्कुल, मतलब मेरा तेजस शरीर बदलता है। तो उसका उसके साथ में जरूर संबंध है, बट डायरेक्ट संबंध ऐसा कहीं आगम में इसका वर्णन नहीं होता। हो सकता है उपलब्ध आगम या हम लोग उसका अर्थ निकालने के लिए भी कुछ अलग तरीका हो, बट ये अ, अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि ये अभ्यास के अंडर होना चाहिए ये सबके, तब जाकर के कहीं ना कहीं। हम्म। प्रोफेसर साहब, इसकी भी आप पीडीएफ मिल सकेंगे क्या हमको? हाँ पीडीएफ भेज रखी मैंने, पंकज भैया को ये भेज रखी पीडीएफ तो पीडीएफ। चारों ग्रुप के ऊपर रविंद्र जी है। आप ग्रुप में डालिए क्या? हाँ, चारों ग्रुप के ऊपर पीडीएफ है, और हाँ वो तो ठीक है क्लास के ठीक है। पहले ही डाली है हमने। अच्छा अच्छा ठीक। बिल्कुल देख बिल्कुल। लो। हाँ। कुसुम प्रोफेसर देवी साहब, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छे से कल समझा दिया, बहुत अच्छे से आपका बहुत थैंक यू बहुत सर, थैंक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, हमें धन्यवाद। सबसे उसमें ज्यादा एक चीज ऐसी लगी कि जो मस्तिष्क के साथ जो संबंध जोड़ा गया है, हाँ हाँ। आज तक कहीं पर भी किसी भी डिस्कशन में हम लोग ब्रेन को नहीं लाते थे, मस्तिष्क को नहीं लाते थे। और मस्तिष्क के बिना, और हम्म। फिजिकली जब भी बात होती है तो मस्तिष्क की बात होती है, मतलब आधुनिक विज्ञान को या फिजिकली जब भी बात होती है, मस्तिष्क संबंधी बात होती है। और वो कहीं डिस्कशन में नहीं आता, पर उसका जो संबंध है तो काफी अच्छा लगा वो। कुसुम कलकत्ता बोलिए। वंदना भैया जी, सादर प्रणाम प्रोफेसर साहब। ये
भैया जी की शब्द में बोलूं तो अश्रुतपूर्व सुन रहे हैं हम लोग सब। सब चीज नया है हम लोग के लिए, एकदम नया। ऐसा लग रहा है कोई कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को ये जानना था, मैं ये समझ रही हूँ कि आपने बताया कि जितना भी ये अध्यवसाय है, हम्म, इनसे जो आत्मा का कार्बन शरीर से मिलकर जो हमारी स्पंदन हो रहा है, या जो रेज निकल रही है, वो जब मिलती है तो तेज शरीर से मिलती है तो लेशा का रूप ले लेती है, लेशा रूप में हो जाता है। तो आपने यहाँ कहा कि हार्मोन्स बनते हैं। हम्म। ये हार्मोन्स जो बनते हैं, ये किसका पार्ट माने हम, ब्रेन का माने कि? नहीं, ये हार्मोन्स जो बनते हैं दीदी, अपने शरीर में अलग अलग जगह पे ग्रंथियां होती है सारी। ये ऐसे हम्म, ये ग्लैंड्स होती है यहाँ पर, जैसे गले के यहाँ नीचे अपने हाँ यहाँ हाँ यहाँ ये हाँ। ग्लैंड्स है सब हम्म, जगह। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ ग्लैंड्स है। मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पेनियल ग्लैंड्स है। तो ये ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियों का काम ही यही है कि स्राव बनाना। स्राव मतलब सिक्रीशन बनाना। वो सिक्रीशन स्राव निकलता है, और उस स्राव के निकलने से ही शरीर वक्त जो चीज बननी है शरीर में, उसका उसी समय विकास होता है, वो उसी तरह में बनती है। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आती है, तो उसके उस वक्त वो हार्मोन्स बनते नहीं है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो वयस्क होने लगता है, तो उसके दाढ़ी मूछ के, तो उस तरह के हार्मोन्स अपने ग्लैंड से निकलना शुरू होता है वो उसी समय पे। और वो फिर बनाते हैं इसका। फिर अब डीएनए आरएनए अभी खुल गई में स्लाइड है। फिर मैं इसको उसके साथ डीएनए के साथ जोड़ करके फिर वापस कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। हाँ। ये ग्लैंड्स कैसे, ये हार्मोन्स कैसे बनते हैं, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस, उस तरह का प्रोटीन, वो एंजाइम्स कैसे बनते हैं। और वो एंजाइम्स उस जगह, उस जिस समय पे बनते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, उसी जगह पे जाएंगे और उसी समय पे बनेंगे। तो जैसे हर एक का मतलब जो समय होता है उस वक्त वो हार्मोन्स बनते हैं, और वो सारी क्रियाएं उस शरीर में उस वक्त ही देखने को मिलती है, उसके पहले नहीं मिलती है। और शरीर में जो कार्य जिस वक्त जो होना है उसी समय पे होता है। तो ये सारे उस हार्मोन्स की ये का ऊपर डिपेंड करता है। और ये हार्मोन्स कुछ नहीं है। हार्मोन्स जो है ये आपके कर्म का विपाक है, कर्म का उदय है। कर्म का उदय ठीक। हुआ तो उस जिस समय कर्म का जो उदय होगा उस वक्त वो चीज आपके होगी। जो कर्म आपके कर्म आपके जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो इफेक्ट इनफेक्टिव पड़े हैं सत्ता पर। जब वो कर्म उदय में आएंगे तो वो जाकर के कर्म उदय में आकर के, और कर्म जैसा उसका कर्म उदय आएगा उस हिसाब से वो ग्रंथियां काम करेगी और वैसा हार्मोन्स बनेगा। तो हार्मोन्स बनने का मतलब ये है कि वो कर्म का उदय होना है। जैसा कर्म, और उससे वो आपको वो चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको खुशी हो रही है, दुखी हो रही है, या जो कुछ भी आपको असता वेदनी कर्म का उदय आ रहा है, तो वैसे आपके हार्मोन्स बनते हैं। और उस प्रकार से वो शरीर की सारी क्रियाएं आपकी होती है। इस तरह से दीदी। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ में आया। ये ग्रंथि तंत्र जो लिखा है यहाँ पे, हाँ हाँ वो श्राव है जो बनता है। अब हाँ। ये चीज आजकल बड़ी पुराने जमाने में तो कुछ नहीं पता चलता। अब इतना डॉक्टर्स का इतना वो हो गया ज्यादा। तो कभी कोई केमिकल ऐसे हो गया हार्मोन्स का, कोई केमिकल ऐसे हो गया उसके कारण कोई बहुत मतलब एक्साइटमेंट होता है, किसी को कोई डाउन होता है, कोई एकदम हाइपर हो जाता है, कोई। ये सब कर्म का होता ही है आपके, मतलब बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने बताया। चलिए। तो वो हार्मोन्स में इसलिए गड़बड़ी होती है, केमिकल हाँ, में कुछ न जब कुछ जो प्रॉब्लम कुछ भी होती गड़बड़ी होती है वो हार्मोन्स के डिस्टरबेंस, कभी कोई चीज वो मतलब अनावश्यक कोई चीज दिख जाती है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो वो भी हार्मोन्स का डिसऑर्डर होने से होता है। हाँ, जिस समय पे कोई चीज बननी होती है और उस समय नहीं बन करके अब अलग टाइम पे हो जाती है। कभी कभी आपको देखना होगा कि बहुत से मतलब लेडीज के ऊपर भी दाढ़ी के ऊपर बाल जैसे आते हैं आदमी के, वैसे बाल आने लग जाते हैं। तो है। दिस इज ऑल ड्यू टू द इम्बेलेंस ऑफ द हार्मोन्स। वो जो हार्मोन्स का है उसके उसका संचालन डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का। इस तरह से जो चीज नहीं होनी थी वो भी चीज हो जाती है। इट इज ऑल ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स। हार्मोन्स की जो है वो जो रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए वो सारी जो अनियमितता देखने को आपको मिलती है। चलिए, जी थोड़ा सर। सा मैं आप लोगों को एक बहुत। बताना चाहूंगा कि विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार सुना है तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे, किंतु हमारे पास अभी इतना समय नहीं है आज। तो आप और मैं ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट में और इसको चला सकता हूँ। और अभी क्या है कि पहले 2 ही हाथ ऊपर थे। अब सुनने के बाद में आप लोगों का चिंतन चालू हो गया, हमेशा के जैसा, है कि नहीं? इसलिए प्रश्न आना चालू हो गया अभी। किंतु ये घंटों नहीं, 4 दिन ऐसा ही चलेगा, और हम लोग चलाएंगे, जब चलाएंगे बिल्कुल चलाएंगे। प्रोफेसर साहब का अगर उनके आज्ञा से, उनकी अनुमति से, मैं नंबर जो है वो मैं आपको जो नंबर है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और आप लोगों की जो जिज्ञासा है आप उनको व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हो और उनसे आप समाधान पा सकते हो, ठीक है?
चलिए, अभी मैं यहाँ से और एक 5 या 10 मिनट आपके प्रश्न ले लूंगा, जो समय लाइन से चल रहा है। शैला दीदी आप बोलिए, बस 2-2 मिनट में 4 लोग हैं, 4 लोगों को मैं दे दूंगा। शैला दीदी, वंद- मैना दीदी, अरविंद जी और अंजलि दीदी, 4 लोग प्रश्न पूछेंगे वंदना जिनके भैया हाथ जी, में है। कल का प्रोफेसर आपने बहुत अच्छे समझाया, बहुत अच्छा लगा। और जो मेडिकली पॉइंट से दिया वो भी अच्छा लगा। लेकिन आखिरी का जो स्क्रिप्ट दिया उन्होंने, द्रव्यमन और भावमन, तो इंद्रिय के द्वारा जो बताया उन्होंने, तो वो कैसा साइकिल बताया आपने, ये मुझे समझना है। मेडिकल पॉइंट से आपने द्रव्यमन और भावमन को कैसा एक्सप्लेन किया? एक मिनट, इसको क्या है कि इसकी जो वीडियो है, इसकी जो वीडियो है वो आज आपके पास पहुंच जाएगी। अगर प्रोफेसर साहब आपको लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा लंबा आंसर होने वाला है, तो आप इसको व्हाट्सएप के लेवल पे रख दीजिए। नहीं, ये तो उसमें इतना, ये दीदी का प्रश्न ये लंबा हाँ, चलेगा। हाँ, वही वही। हाँ, तो आप क्या नहीं, करो। सिर्फ शॉर्ट में, मतलब इंद्रियों के द्वारा मन तक पहुंचता है, लेकिन हाँ, मेडिकल से कैसे आपने उसको इसको हाँ, एक्सप्लेन इंद्रियों किया? इंद्रियों के द्वारा मन तक पहुंचा। पंकज जी, 2-4 मिनट ले ये क्या। लास्ट लास्ट बट वन जो आपकी स्लाइड है ना ड्राइंग की, वो उसको समझाएगी। हाँ, हाँ, उसको। तो ये शैला दीदी देखिए आपके कि ये जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका जो गेय है ना, जो जिसको इंद्रिया ग्रहण कर रही है, अपने को इंद्रिया जो जो ग्रहण करती, जो अपना जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय जनित ज्ञान है। तो इंद्रिया जो वो सेंसर का काम करती है, वो सेंसर का काम कैसे करती है आपका, कि ये इंद्रिया है सारी, वो आपके ये अपने नर्व्स होती है सारी, पूरे शरीर में ये नर्व का जाल बिछा हुआ पूरा पूरा, ये नर्व का जाल। ये नर्व जो होती है, जो विज्ञान के हिसाब से ये नर्व जो है वो सेंसर का काम करती है। ये किसी चीज को एक्सेप्टर कर, तो जो भी आपका गेय है, उस गेय का सेंसेशन ये नर्व एक्सेप्ट करती है। और इसको ये सब एक्सेप्ट करके और यहाँ स्पाइनल कोड, ये बीच वाला सेंट्रल पार्ट है, इस पर ले जाती है, और ये स्पाइनल कोड पर ले जा करके और यहाँ ब्रेन पे ले आती है। तो वो जो सेंसेशन है, वो जो इमेज है, वो यहाँ पर इस नर्वस सिस्टम से होकर के यहाँ पर ब्रेन में चली जाती है यहाँ पर। और यहाँ ब्रेन में जा करके फिर उसके आगे की क्रिया उसमें शुरू होती है। तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये गेय है, गेय से जो उसका सेंस डेटा यहाँ पर इस सेंस इंद्रियों के द्वारा ये जाकर यहाँ ब्रेन बी मतलब ब्रेन के अंदर गया। और ब्रेन से वो सारी ऊपर वाला ग्रीन वाला एरो देखना आप। ब्रेन से फिर ये आपके भी द्रव मन, जो मनोवरगना से बना द्रव मन है, वो इमेज फिर यहाँ आपके द्रव मन में जाती है। और द्रव मन के बाद में फिर ये आपकी वो जो चीजें वो भाव मन में जाती है आपके, ये भाव मन। और भाव मन में जाने के बाद में जो आपकी बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है आपका, जो 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 कहना चाहिए जिसको इंटेलिजेंस जिसको आपको कहते हैं, उस इंटेलिजेंस से उसका निर्णय होता है पूरा, वहाँ पे वो होता है, डिसीजन होता है उसका सारा। और वो डिसीजन होने के बाद में वो इंटेलेक्ट है, फिर वापस रिवर्स करता है उसको वापस। वो चीज सारी जो बात है ये, वो द्रव पहले भाव मन में जाएगी, भाव मन से द्रव मन, अभी रेड वाला देखिए आप जरा, यहाँ से अभी इसमें जा रहा है, फिर ये भाव मन से द्रव मन में जाएगा। द्रव मन से फिर ये आपके ब्रेन में जाएगी इंफॉर्मेशन। और ब्रेन में जैसा आपका इंफॉर्मेशन गई, उस तरह से वो शरीर काम करेगा आपका, जैसे इंफॉर्मेशन गई उस हिसाब से वो आपकी बॉडी काम करेगा, स्थूल शरीर आपका उस तरह से काम करेगा। तो इस तरह से ये चेन आपकी चलती रहती है, पहले फॉरवर्ड होगी, फिर वो की वो चीज वापस रिवर्स में होगी। पर उस पहले वाले में दूसरे वाले में डिसीजन, ये फर्क ये है कि इसमें डिसीजन होने के बाद में इस इंटेलेक्ट के साथ में, बुद्धि के साथ में डिसीजन होने के बाद में वो बॉडी के पास जा रहा है। और पहले वो डिसीजन से पहले की स्थिति में ये वहां आपके बुद्धि में पहुंच रहा है। तो इस तरह से ये साइकिल बराबर चलता रहता है। और अपना जो पूरी क्रिया अपने शरीर के अंदर, वो जो पूरे अपने अर्थावकरण व्यंजना वगैरह जैसे मैंने कहा, वो तो आप डिटेल में जानती है, तो मैंने कोरिलेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए ये मैं मतलब मेरा ये कहना था मेरा कि जैसे मेरा इंद्रिय जो है पहले ब्रेन के पास पहुंचाती, फिर हाँ, भाव मन, द्रव्य ब्रेन मन, से फिर बात भाव मन, पहुंचाती है। और ब्रेन से फिर आपका जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, उसके साथ बिल्कुल उहापोह होती है। और बुद्धि से आप निर्णय करते हो कि अब क्या करना है, ये चीज मुझे है मेरे लिए, उपादेय है या मुझे छोड़ना है, या इसमें क्या मुझे इसमें कुछ में जोड़ना है निकालना है। उसमें जो डिसीजन होता है वो आपके इस इंटेलेक्ट से होकर के डिसीजन होता है। और डिसीजन होने के बाद में ये क्रिया वापस रिवर्स में जाती है, और फिर ये शरीर में आती है, और शरीर उस तरह से आपका फिर काम करता है, निर्णय उस तरह से लेता है। तो इस तरह की बात ये मैंने बट कोरिलेट किया है। देखो मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैंने थोड़ा ये आगम भी पढ़ा है, थोड़ा साइंस को पढ़ करके, और मैंने मिलाने की कोशिश करी है। कई त्रुटि भी हो सकती है, मैं केवल ज्ञानी तो हूँ नहीं।
वो नहीं नहीं इसलिए नहीं, जितना कुछ भी थोड़ा मैं समझ में आया वो कोरिलेट करके आपके सामने रखा हो। इसमें कोई त्रुटि हो तो भी बहुत इसमें बढ़िया। आप इसमें संशोधन कर सकते इसमें हैं, बिल्कुल आप, आपको पूरा अधिकार है, अगर कहीं इसमें इसमें तो इसमें आप इसको बेसिकली करेक्ट भी इसमें कर सकते बेसिकली हैं। द्रव्यमान, और अगर आपको देखना थोड़ा सा आगम के परिप्रेक्ष्य में इसको अगर देखेंगे तो हाँ आपको ये इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियोपयोग होगा तो ये इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पर मैं अगर आप इसका सार निकालोगे ना, नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क, ये आगम में हाँ कहाँ पर बैठेगा, तो ये उपकरण में बैठेगा। बिल्कुल। द्रव्येंद्रिय से जब भावेंद्रिय की चर्चा बाद में। आती है तो निवृत्ति और उपकरण, ये दो चीजें जो है ये द्रव्येंद्रिय की है। तो निवृत्ति तो हमको समझ में आती है, उपकरण समझ में नहीं आता, तो ये उपकरण वाली चर्चा है कि जो सारा नर्वस सिस्टम है और जो मस्तिष्क है इसके थ्रू होकर के फिर वो लब्धि उपयोग के पास चला जा रहा है, भावेंद्रिय के पास चला जा रहा है। तो ये बात अगर हम देखेंगे, और ये सिर्फ ये अगर दो तीन चीजें मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब इसको भी अगर सही है कि देखो, ये जो हमको दिख रहा है ये मुख्यतः से इंद्रिय उपयोग की अपेक्षा से देखेगा। अब इसमें से आपको जब, और जो एनवायरमेंट जो लिखा है वो बाह्य निमित्त है, वो बाह्य निमित्त की भी चर्चा वहां पर होगी, और जहां जहां पर कार्बन शरीर है, कार्बन शरीर की अपेक्षा से अंतरंग निमित्त की चर्चा होगी। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात यह है कि जब ये इंद्रियोपयोग होगा और मन के साथ भी जब उपयोग होगा, तो मन के साथ जब उपयोग होगा जहां पर इंद्रिय की चर्चा नहीं है, क्योंकि आगम कहता है कि जब मनोपयोग है तब इंद्रियोपयोग नहीं होता है। तो अनिंद्रियोपयोग मनोपयोग जब चल रहा है तो यहाँ पर जो उसका जो भाग नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये है संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा। जब हम असंगियों में जाएंगे तो इंद्रियों की अपेक्षा से सिर्फ 5 इंद्रियां बनेगी, मन वाली चीज नहीं बनेगी, तो इसमें से जो मन वाली चर्चा है वो हट जाएगी। और इसीलिए अंत में जो उन्होंने उपसंहार किया था कि जो आधुनिक विज्ञान कहता है कि बहुत सारी चीजों में हमको समानता दिखती है, कि मनुष्य ऐसा करता है तो बाकी जीव भी इसी प्रकार से करते हैं, इसलिए उनको भी मस्तिष्क है, बट ये बात घटित नहीं होगी। क्यों? बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके से प्रोसेसिंग मनुष्य में हो रही है, भले बहुत सारी चीजें हमको सिमिलर दिख रही है, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि वहां पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो प्लांट्स में नहीं है, किंतु वो भी जीव है। तो आपको जीव की परिभाषा, उसकी सिस्टम, ये सब चीजें ओवरऑल जब, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के पास में वो दृष्टि है, वो अभी तक अप्रोच सबके पास नहीं आया है जो अप्रोच जैनाचार्यों के पास था। तो इसीलिए उसको उस परिप्रेक्ष्य में उतना ही रखना चाहिए। चलिए आगे। अब पता नहीं कितना समय बचा हुआ है, डॉक्टर महेंद्र जी जल्दी से। बहुत अच्छा समझा। मैं एक बात थोड़ी और बनाऊंगा शैला दीदी जी, आप, और एक मतलब ये है कि जैसे इस, ये इंटर कैसा आपका ये इंटेलेक्ट, ये बुद्धि कैसे काम करती है, देखो कि अपन जैसे आंख से जो चीज देख रहे हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हम्म। जो इमेज बनती है आपके रेटिना के ऊपर, वो इमेज उल्टी बनती है वहां पर, बिल्कुल। और इमेज उल्टी बनती है आपके रेटिना के ऊपर, और वो पर इमेज, वो सेंसेशन आपके उस वहां से रेटिना के, जो रेटिना पे जो नर्वस सिस्टम नर्व्स है, उससे वो सेंस डेटा आपके जाकर के ब्रेन में जाते हैं, और वहाँ उल्टी इमेज जाकर के, और वहाँ यहाँ पर जाकर के वो इमेज सीधी हो जाती है। उसने वो किया और उसको उसमें अपनी बुद्धि लगाई उसमें, और वो उल्टी चीज जो उल्टी इमेज बनी वो सीधी बन गई। तो इस तरह से यहाँ यहाँ सारा जो है वो, यहाँ पर आपके भाव मन में और ये यहाँ इंटेलेक्ट का आपस में इंटरेक्शन होता है, और वो जिस चीज का सही निर्णय है, उस चीज का जो आपने देखी है उसका वो सही इमेज आपके पास आ जाएगी। इस तरह से फिजिक्स में आपको पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल के ऊपर जब रेज बिल्कुल जाती है तो वो जो इमेज बनती है पीछे जाके आपको रेटिना पे, तो उल्टी इमेज बनती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये उसको फिर बिल्कुल। उल्टी इमेज जाकर के फिर ब्रेन में जाकर सीधी कैसे हो जाती है, तो दिस इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस, ऑल दिस प्रोसेस। यस 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 ये यस। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छी तरीके से इसको समझाता है। आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो रहता है, अगर मान हाँ लो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो लॉजिक में उसको नॉर्मली क्लोज करके लिया जाता है। तो बस इसी तरीके से उसको, क्योंकि एक है कि हार्डवेयर सेंसर से आ रहा है, उसको किस तरीके से निगेट करके कि उसको कंसिडर करना है, कि उसको एज इट इज कंसिडर करना है, ये बात उसमें चल जाती है। डॉक्टर मैना दीदी, वंदना भैया जी, ये प्रोफेसर सारे साहब जी, जय डॉक्टर्स हैं तो फिर जिनेन्द्र। से आपने सभी डॉक्टर्स को आपने फिर से कॉलेज में लेके जाके, तो इसलिए उनके आज प्रश्न आ रहे हैं सभी को। नहीं बोलिए। जय जिनेन्द्र प्रोफेसर साहब जी। नहीं, आपने जो बताया, और अभी बहुत सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अभी मेरे को आपने जो एक चित्त नया वर्ड बताया, चित्त, हाँ चित्त बताया ना आपने, चित्त। हाँ हाँ चित्त। तो चित्त, और ये चित्त का क्या रोल हुआ? क्योंकि अपन जितनी भाव मन से बात कर रहे हैं वो सब बात कर रहे हैं, तो भाई ये चित्त का कहाँ रोल आ रहा है इसके अंदर? आपने कहा कि चित्त तो स्थिर रहता है और मन तो घूमता रहता है, और ये चित्त हाँ जो तो जा रहा है चित्त आपके मतलब डायग्राम चित्त, में, ये पूरा इसको स्थूल चित्त शरीर में, अपने को मतलब हो गया पूरे ना में फैला चित्त। हुआ है। चित्त मतलब जो तीन चीजों से मिलकर के उसको चित्त कहा है, अध्यवसाय भाव और बुद्धि, ऑल हम्म टुगेदरली कॉल्ड द चित्त। इस सबको तीनों को चित्त की के संज्ञा के, चित्त इन तीनों को चित्त के अंदर इंक्लूड किया है।
तो ये चीजें हैं कि अध्यवसाय, भाव और बुद्धि, ये मतलब चेतनात्मक वस्तु है, ये भौतिक वस्तु नहीं है। जैसे मस्तिष्क है, ये फिजिकल वस्तु है, ये पौद्गलिक चीज है। परंतु अध्यवसाय, भाव और बुद्धि ये पौद्गलिक चीजें नहीं है। तो इसलिए ये जो चित्त है, इसलिए चित्त है वो ये अनात्मक है, ये चित्त है वो आत्मक है, और ये बुद्धि है वो अनात्मक है। तो इस तरह से यहाँ पर चित्त का मतलब ये है कि चित्त के तीन पक्ष हैं, अध्यावसाय, भाव और बुद्धि। ऑल द थ्री कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ चित्त। ये बात है। इसको कलेक्टिवली चित्त को एक चीज, एक शब्द नहीं है चित्त का। जैसे बुद्धि एक शब्द है, द्रव्य मन एक शब्द है, भाव मन एक शब्द, इसलिए इन तीन सबको मिला करके इसको चित्त की संज्ञा दी गई है। पूरे और को पूरे को मिला करके हाँ, चित्त ये की। इससे दूसरे से अलग है, क्योंकि ये यहाँ पर है, ये चित्त जो है ये अमूर्तिक है ये। और इसको मतलब जो है आपको ये और ये चेतनात्मक है ये। और बाकी जो चीजें हैं वो बहुत, जैसे मस्तिष्क वगैरह है, ये भौतिक चीजें हैं। इसलिए आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका एक्सरे कर सकते हैं, इसके एमआरआई कर सकते हैं, इस तरह की बात है। तो ये इस नहीं तरह वो की सब बात है ठीक यहाँ। है, परंतु नहीं वो तो सब ठीक है, वो तो मेरे को समझ में आया। पर ये जो चित्त है, तो हाँ, चित्त को अपने, भैया जी से पूछा मेरे को, चित्त को आगम में कोई शब्द आया क्या? इसका मतलब चेतना, अपने आगम में तो चेतना, इसकी कोई चेतना, अलग से बात चेतना। हुई नहीं। ये सारी चेतन, जो जब वो शब्द हाँ, लगा रहे हैं ना कि ये तीन चीजें मिलकर के बन रही है, तो द्रव्य की तीन पर्याय कह लो, या तीन पर्याय मिलकर के द्रव्य बन गया, इस प्रकार से ये समझ लो। चेतना की चेतना की पर्याय, ये पर्याय है दूसरा सब शब्द कह सकते हैं कि चेतना की अलग अलग ये। पर्याय। क्यों पंकज जी, मैं सही बोल रहा हूँ? चेतना का ही फॉर्म है मतलब ये। जी, चेतना, चेतना जो है चित्त को बेसिकली अभेद हाँ, रूप से जब देखोगे तो चेतना दिखेगी आपको। हाँ, 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 ऐसा। तो चेतना मतलब आत्मा का भाग हो गया ना। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल है। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल तो आत्मा वो का जो बात है। इन सबके पीछे की जो एनर्जी है, क्योंकि ये इसमें से सारी नर्वस सिस्टम हो, ब्रेन हो, वो तो मरे हुए आदमी भी आपको दिख रहा है, वो तो पुद्गल का भाग हो गया। किंतु उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो उन्होंने कल जो बात बताई थी, वो क्या है उसके अंदर? क्या उसके अंदर की जो शक्ति है वो क्या है? वो शक्ति तो कोई डिफाइन नहीं कर सकते, जो अमूर्तिक है वो तो चेतना है। इन सबके पीछे का जो सोर्स है, जो पावर सोर्स है, वो पावर सोर्स चेतना है। और वो इसीलिए चेतना आप है और देखेंगे वही इसकी चित्त है, पर्याय जो वही बन रही चित्त है, है। इन सबकी जो पर्याय बन रही है वो भाव रूप बन रही है, ये आप देख लेना। वो तो मूर्त वही रूप नहीं चित्त बन हुआ रही ना, है। मतलब फिर हाँ, सब मिला करके जो हुआ वो चित्त है। वो जीव, बस वो जीव की पर्याय, वो जीव का गुण है वो चित्त, मतलब। अरविंद बहुत जी। अच्छा लगा आपको। जय जिनेन्द्र सर, खाली एक ही मन का जो स्थिर होना वो ध्यान है, मतलब मन स्थिर हो सकता है। और आगे ऐसा एक कंट्रोवर्सी बताया कि मन चंचल और मन स्थिर नहीं हो सकता। इसमें दो कंट्रोवर्सी बात आती है। नहीं, मन मन है ना। तो मन जैसा बताया कि मन मन मतलब यह है कि जब जब जिस वक्त चिंतन मनन चल रहा है, उस वक्त मन क्रियाकारी है आपका। जिस वक्त चिंतन मनन नहीं काम कर रहा है, उस वक्त मन आपका विलीन है। वहां पर उस वक्त मन मन नहीं है उस पे। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। नहीं, 8 नंबर जो पेज है इसमें मन का अर्थ लिखा है, इसमें लिखा है मन का स्थिर होना ध्यान है, बराबर, मतलब मन स्थिर होता है। और आगे 3 नंबर के पेज पे अपन ने ऐसा लिखा है कि मन चंचल है, स्थिर नहीं हो सकता। नहीं, वो थोड़ा सा नहीं, नहीं, शब्द में नहीं, फेर हो इसको सकता इसको है। मेरे पर ख्याल से बेसिकली, एक मिनट प्रोफेसर हाँ, साहब, सॉरी सॉरी, आपको मैं रोक रहा हूँ। देखो, हाँ, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं अरविंद जी, क्योंकि ये जो सिस्टम बनाई है इन्होंने ट्राई में, इसके ऊपर कर्म का इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो जब तक चंचलता है, बाह्य निमित्त एनवायरनमेंट से जो आ रहा है, और अंदर वाला जब तक कार्बन शरीर के साथ में उसको लगा हुआ है, तो कर्म के उदय के साथ जब तक लग रहा है तब तक चंचलता है। और जब पुरुषार्थ पूर्वक आप उसका इफेक्ट कम कर देते हो, और ये पुरुषार्थ कहाँ से होगा? वो चेतना से होगा, चित्त से ही होगा, भावों से होगा। क्योंकि चेतना चित्त मतलब भावों से होगा, और भावों से और बुद्धि से होगा। और इसीलिए ध्यान जो है वो कौन सा वाला, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वो संज्ञों के लिए हो रहा है, इसलिए मन वालों को ये हो रहा है। आर्द्र और ध्यान तो और उधर ध्यान तो भाई बात अलग बराबर है। बराबर, एग्री तो यहाँ पर एग्री ये एग्री। जो ध्यान मुख्यता से हो रहा है, ये शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान जो है वो मन वालों के लिए होता है, क्योंकि उनके पास वो चित्त का उपयोग, चित्त की पावर का उपयोग करके, क्या उसको कर्मों के अधीन रखना है, या उसके ऊपर मात करके पुरुषार्थ करके उसको, उसके इफेक्ट को नलीफाई करते हुए उसके ऊपर चलना है। क्योंकि ध्यान क्या है? एकाग्र चित्त करोगे मतलब क्या है? जो मन की चंचलता है, आप उसको प्रयत्न पूर्वक चंचलता को रोक रहे हो। तो चित्त का ही उपयोग करके हम कर्मों के द्वारा जो उसके अंदर जो बाधकता आ रही है, चंचलता आ रही है, उसको हम कम कर रहे हैं। अब प्रोफेसर साहब बोल सकते हैं कि इसको उनकी अपेक्षा से नहीं क्या नहीं, कहना है। नहीं, वो नहीं, समझ आपने गया, बिल्कुल एग्री सही एग्री। बताया। मेरा ये है ना कि मन का स्थिर होना ध्यान है। ध्यान का मतलब मन को आप स्थिर कर रहे हो। मन की जो चंचलता है, मतलब एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। तो चिंता का मतलब यही है कि जो आपकी जो
मन के अंदर जो विकृति आ रही है या मन के अंदर जो डिविएशन आ रहा है, उसको आपको स्थिर करना है, उसी को ध्यान कहते हैं। तो वह मतलब यहाँ पर इस तरह से, जैसे पंकज जी ने एक बात कही, उसी को मैंने यहाँ सब्सटेंशिएट किया है यहाँ पर। तो ये सारी चंचलता, भूत भविष्य वर्तमान में की बातों को चिंतन करना, पर उस उन बातों के लिए आपको सबको रोक करके बिल्कुल उसको उसको उस ज्ञान को स्थिर करना, यहाँ कहना चाहिए मतलब। तो ध्यान का मतलब ज्ञान, मतलब उस आपका जो मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान को स्थिर करना, मतलब वही है एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, वही मतलब। तो यहाँ पर ये मन को, अब एक्चुअल में ज्ञान, मन भी कोई अलग चीज नहीं, वो भी मन भी ज्ञान के ही पर्याय के अंदर आएगा एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से ये यहाँ पर ये एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, तो मतलब यहाँ को इसको स्थिरता को, मतलब उसको आपको उसकी की चंचलता को रोकना, और उसका जो ज्ञान का जो डिविएशन वो उसको रोक करना, उसी को ध्यान कहा ये। अब इसमें ध्यान की बाकी विस्तार तो अपन जानते हैं कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में तो बिल्कुल बहुत ऊंचा लेवल का मामला हो जाता है वहां पर। तो इसलिए यहाँ पर ये अपने को इस तरह मतलब से यहाँ कंक्लूजन ऐसा सोचने निकालें का कि प्रयास प्रोफेसर किया साहब है। की, हेलो, हाँ कंक्लूजन ऐसा होगा, मन जब स्थिर होता है, मतलब ध्यानस्थ होते हैं, तब हाँ, चित्त भी मतलब स्थिर होगा, ऐसा कह बिल्कुल सकते हैं ना? डेफिनेटली, बिल्कुल बिना बराबर। बिना चित्त के स्थिर हुए तो ध्यान आपका हो ही नहीं सकता है। मतलब अध्यावसाय को भी आपको थैंक स्थिर यू, को थैंक करना यू, पड़ेगा, थैंक यू। बिल्कुल वो सब चीज कंट्रोल होगी तब नहीं, होगा। अच्छा आपने आगम और साइंस का अच्छा मतलब हाईलाइट किया, हाँ थैंक यू वेरी वो मच। डेफिनेटली वो है। देखो साहब, थोड़ा सा मेरी क्षम ज्यादा नहीं है, पर कोशिश की है, जितना कुछ आया तो मैंने अपने सब शेयर करेंगे आपस में, और एक दूसरे को जितना कुछ भी है अपन आपस में शेयर करके और अपने ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करेंगे। कुछ और कहीं गलती होगी तो अपना आचार्य जी से और हमारे वैज्ञानिक धर्माचार्य कनंदी गुरुदेव महाराज साहब से मैं काफी डिस्कस करता रहता हूँ, और गुरुजनों से चर्चा करके, और अपन इसका और कहीं गड़बड़ हो तो उसको सुधार करने का भी प्रयास करेंगे अपन। तो ये मतलब विज्ञान को और आगम को जोड़ने का जो मेरा इंटरेस्ट उसी में है। तो मैं जब से रिटायरमेंट हुआ उसके बाद में मैं सब ये इसी तरह की बातें सोचता रहता हूँ और कोशिश जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कितना जोड़ पाता हूँ अब, क्योंकि केवल ज्ञानी तो हूँ नहीं मैं, और अपन को इसलिए जितना जो कोशिश करते हैं कि जितना पॉसिबल होता है उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, एज मच एज पॉसिबल आई वुड ट्राई टू कोरिलेट जैनिज्म विद मॉडर्न साइंस। तो ये मेरा अभ्यास रहता है हमेशा। और अदिति मैंने जी जो को काम प्रश्न शोध करा है बहुत, अगर मेरे साथ दुर्भाग्य रहा है, अगर मैंने जैन आगम पहले पहले पढ़ लिया होता ना मेरे स्टूडेंट लाइफ में या पहले, तो मैंने मेरे जो स्टूडेंट को जो शोध करवाया और पीएचडी करवाई लोगों को, तो मैं उसका डायरेक्शन ही अलग देता। उस वक्त तो मेरे पास वो जैन आगम का तो नॉलेज था ही नहीं। तो वो जो कुछ मैं हमको पढ़ाया और जो हमने पढ़ा वो भी हम उसी के ऊपर अनुसंधान कराए, और मैंने उनको थीसिस से लिखवाई, पीएचडी की दिलवा दी, सब कुछ करा दिया। पर अब मेरे को वो अभ्यास अनुभव हो रहा है कि अगर मेरे को ये आगम का ज्ञान पहले होता तो शायद मेरे रिसर्च का डायरेक्शन कुछ अलग ही होता। मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि आपके पास जैन का आगम का ज्ञान था, बट वो जिनागम में बस ये अनुभूति नहीं थी, बस इतनी सी बात है। वही और बात है। अरविंद जी, आपकी बात अगर कहूँ तो चित्त की पावर से ही चित्त की चंचलता को रोका जा सकता है, दूसरा हाँ कोई नहीं है बिल्कुल इस बिल्कुल सर। लोक में कि जो उसको सोच सकता है। बिल्कुल समुद्र की लहरों को उठना बंद कौन करवा सकता है? समुद्र ही कह सकता है, दूसरी कोई पावर उस पर नहीं है। बिल्कुल सर। अंजलि दीदी, अंतिम प्रश्न चलिए। वंदना भैया, जय जिनेन्द्र भैया। एक तो आपके लिए बहुत 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 अनुमोदना, आपने जो कार्य किया उसके लिए। और मेरे प्रश्न का उत्तर मैना दीदी के प्रश्न में मुझे मिल गया। चित्त और मन में आपने जो फर्क बताया वही मुझे चाहिए था, आपने अच्छी तरह से समझाया। धन्यवाद आपका। जय बहुत वेलकम। जिनेन्द्र। बढ़िया। वेलकम बहुत दीदी, वेलकम दीदी, वेलकम। बहुत बढ़िया। चलिए फिर से हम सभी स्वाध्यायों की तरफ से प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे इतने सुंदर ज्ञान को और आगमोक्त ज्ञान को आगम के साथ जोड़ करके उन्होंने आधुनिक विज्ञान हम तक पहुंचाया। एक प्रोफेसर इस प्रकार से कर सकते थे, और जरूर एक अच्छा किया। और आपका जो कार्य चल रहा है उसके लिए अनुमोदना। और आचार्य भगवत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के भी श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, जहाँ से ये गंगोत्री है, जहाँ से, क्योंकि वो स्वयं एक वैज्ञानिक आचार्य है, वो स्वयं इन चीजों की तरफ से उसके ऊपर ये सारी चर्चाएं करते रहते हैं और अपने शिष्यों के पास पहुंचते रहते हैं। भावना यही बात है कि हम स्वाध्यायों को उनका मार्गदर्शन साक्षात और साक्षात चरण स्पर्श करने का हमको सबको सौभाग्य मिले। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।